अच्छा, तो आज हम अपना पहला सेशन लेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे आज के लेक्चर के कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्टैटिस्टिक्स को और बायोस्टैटिस्टिक्स को। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बीइंग अ पोस्ट आरएन स्टूडेंट्स या बीइंग अ नर्सिंग ग्रेजुएट्स, आप लोग के लिए बायोस्टेट पढ़ना, बायोस्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बायोस्टेट ही हम इसको कहेंगे सिंपली। बायोस्टेट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सैंपल। इसके अलावा पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। हेंस, क्योंकि बायोस्टेट ये टोटली डील करता है डेटा के साथ। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल की टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायोस्टेट हमेशा रिसर्च को समझने के लिए या रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, और रिसर्च के लिए मैंडेटरी है कि हमें अपने वेरिएबल्स का पता हो। वेरिएबल्स के बारे में मैंने कल आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद कल भी मैंने आप लोग को जिक्र किया था कि इन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए कुछ मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। ठीक है, कल तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट बताया था। आज हम उसकी जो स्केल्स होती हैं जो कि इन वेरिएबल्स को मेजर की जाती है, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, 1 मिनट की सोच है आप लोगों के लिए। वो ये है कि अपने जहन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी लेकर आए, कोई भी ऐसा एक अमल, एक फेर लेकर आए कि जो आपको लगता है कि नंबर्स के बगैर वो कंप्लीट हो सके। स्टडी से रिलेटेड हो गया, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो गया, आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड हो गया। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोग के जहन में आती है जो आपको लगता है कि उसमें नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 1000, जो भी हो। ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोग के ख्याल में एग्जिस्ट करती है हमारे इर्द गिर्द, जो नंबर्स को डिस्कस किए बगैर या नंबर्स को शामिल किए बगैर वो कंप्लीट हो सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं होगी। मेरे ख्याल में कोई एक्टिविटी है ही नहीं। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया को तो छोड़ें, सेल्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में भी हमें नंबर्स में ये बताया गया है कि इंसान के जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, उस एनर्जी को भी क्वांटिफाई किया गया है। कुछ ऐसी बात है ना, ठीक है, कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है तो वो 34 से लेकर 36 तक एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। अब ये 34 36 क्या है? These are numbers। ठीक है, इसके अलावा फैट्स हाई एनर्जी यील्डिंग मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब हाई एनर्जी यील्डिंग का मतलब कितना हाई? ठीक है, क्योंकि 108 एटीपी ये जनरेट करता है जब 1 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में जितने भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, चाहे वो कम के हो, एवरेज के हो, ज्यादा के हो, तो वो हम हमेशा क्वांटिफाई करते हैं नंबर से। समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, ये तो आम जर्नल सी बातें हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि नंबर्स की, फैक्ट्स की, फिगर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, और बायोस्फीयर में हम क्या करेंगे? हम यही पढ़ेंगे, इसी को हम आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला वल अजीज। चले, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इफ नंबर्स आर नॉट देयर इन लाइफ? फिर तो मेरे ख्याल में यहाँ तक कि हमारे पास जो पैमाना है पुअर का, रिच का, या लोअर क्लास, मिडिल क्लास का, अपर क्लास का, दौलत से देखा जाता है ना। ठीक है, अब दौलत क्या है उसको भी बाकायदा क्वांटिफाई करते हैं। बहुत सारे कोट्स भी है ऐसे हैं कि दौलत से खुशी नहीं हुई, दुनिया का हर दौलतमंद इंसान खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि खुशी का कोई वो पैमाना है नहीं जो कि दौलत से एसोसिएटेड है। ये तो हमने एसोसिएट किया है ना इसको। समझ आ रही है आप लोगों को? तो चलिए, आप लोगों के जहन में इसी बारे में कुछ आता है कि अगर हमारी जिंदगी में नंबर्स नहीं होते, 1 2 3 4 5 0, ये नहीं होते, तो क्या होता? हमें लाइफ गुजारना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता। ठीक है,
चलिए आप लोग के पास या चले छोड़ दे, अगर बता ही देता हूँ, अगर आप लोग के पास टाइम हो, ठीक है, 2-2.5 घंटे निकाल लें और एक मूवी देखें इन टाइम, ठीक है, इन टाइम, जिसमें टाइम बाकायदा बाय किया जाता है, टाइम दिया जाता है, और उसमें ये कंसेप्ट पेश करने की कोशिश की है कि अगर हर चीज हम पैसों के बदले, पैसों के बजाय अगर हम टाइम से खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और हर इंसान के पास एक मखसूस टाइम होता है कि इसके पास इतना टाइम है, इतने टाइम तक के लिए वो जिंदा रह सकता है, वो भी नंबर्स में ही है, लेकिन अच्छी मूवी है, थीम बड़ा खूबसूरत है उसका, ठीक है, तो अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा भाई, बाकी भाई स्टेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए जी, चलिए उन इस अजाब से आप लोग को निकालते हैं और आप लोगों को हम एक सिनेरियो देते हैं। चलिए, पोस्ट हायरिंग के बाद इंशाअल्लाह अजीज आप लोग मैनेजरियल पोस्ट पे जाएंगे, या में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हों और नहीं, मेरे ख्याल में है, मौजूद है, जो कि मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो जो नहीं है इंशाअल्लाह अजीज पोस्ट हायरिंग के बाद वो उस पोस्ट पे चले जाएंगे। तो बीइंग अ मैनेजर और अ सुपरवाइजर, आप लोगों से आपकी सीनियर मैनेजमेंट आप लोगों से पूछती है, चलिए कोविड-19 ये तो मेरी पिछली वो 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले मैंने पढ़ाया था, तो कोविड-19 का बड़ा वो वेव चल रहा था, उसकी बड़ी बातें चल रही थी, इसलिए मैंने कोविड-19 की एग्जांपल इसमें सेट की थी, मेरी ज्यादातर एग्जांपल्स भी कोविड-19 से रिलेटेड ही होगी, ये आप लोग को सुनने में मिलेगी। तो अगर वो आप लोगों से पूछें, आप लोग को एक छोटा सा टास्क है, वो ये है कि पिछले क्वार्टर में 3 महीने में, ठीक है, कोविड की जितनी केसेस है उनकी सेंसेस आप हमें बता दें, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, चलिए कोविड-19 को तो गोली मारे, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, मेडिकल में हो, सर्जिकल में हो, ईएनटी में हो, ऑर्थोपेडिक में, ओवार में, जितने भी, जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग हो, अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट आप लोगों से पूछे कि पिछले 1 महीने में हमारी वार्ड की जो परफॉर्मेंस है, कितने पेशेंट्स आए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने एक्सपायर हुए, कितने जो है वो ठीक होकर गए, कितने हमने मजीद आईसीयू में या सीसीयू में या एचडीओ में शिफ्ट किए, उसकी आप मुझे 2 मिनट की प्रेजेंटेशन में आप हमें उसकी कंप्लीट डेटा दे दें, आप हमें वो प्रेजेंट कर दें। एक्सक्यूज मी सर, आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर नहीं है, कट कट कर आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये उसकी वजह से है, इंटरनेट इशू की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए तो आप लोगों को मैंने जो आप, चले पढ़ तो लेना, अगर आवाज सही नहीं आ रही तो सामने तो लिखा हुआ तो है। चले पढ़ लिया सबने? तो जी सर। हाँ, तो अब मुझे आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करेंगे। आपके सीनियर मैनेजमेंट आपसे आपकी वार्ड की सेंसेस का पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे, वो कह रहे हैं कि मुझे ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन में, मतलब कि ज्यादा किस्से कहानियां ना हो, बस मुझे परफॉर्मेंस चाहिए अपनी वार्ड की, आप मुझे वो 2 मिनट की प्रेजेंटेशन में बता दें, तो आप लोग क्या करेंगे? खामोशी छा गई है जी। सर उनका आदाद शुमार हम काउंट करेंगे, कितने दाखिल हुए, कितने कैसे थे, किस एज के थे, क्या था। वेरी गुड, हाँ एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, आप लोग के पास रिकॉर्ड होगा ना हर पेशेंट का, ठीक है, तो चलिए वेरी गुड, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया, हाँ, उसके बाद आदाद शुमार आपके पास आ गए, अब क्या करेंगे? हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब ना सर? उनको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एज के, कितने मेल थे, फीमेल थे, बच्चे थे। एक्सीलेंट, इसका मतलब ये है कि उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और समराइज करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, रियल लाइफ एग्जांपल है ना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, इसके लिए हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, शाबाश, तो आपने डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, समराइज कर लिया, उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, उसको आप प्रेजेंट करेंगे ना,
उसको आप क्या करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे या तो टेबुलेटेड फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको आप एनालाइज करेंगे कि कोविड के जो पेशेंट्स थे या फिर जो पेशेंट्स आए थे पोलिसिस्टेक्टोमी के लिए या फिर अपेंडेक्टोमी के लिए, उनके नंबर्स या उनकी तादाद सबसे ज्यादा थी और वो इस एज ग्रुप में थे। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने उसको एनालाइज किया। उसको फिर आप इंटरप्रेट करेंगे कि पिछले एक महीने में या तो अगर कोविड के पेशेंट है तो कोविड का जो रेट है या जो रेशो है वो बड़ा है, कम हुआ है या फिर वो स्टेबल है, या फॉर एग्जांपल अगर वो इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेडिकल वार्ड है, तो उसमें आपने जब डेटा को एनालाइज किया तो उसमें ये पता चला कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा पेशेंट्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दिनों गैस्ट्रो फीवर जो है, ठीक है, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है ये उसकी प्रेवलेंस ज्यादा है, उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको इंटरप्रेट कर लिया, कुछ ऐसे ही किया ना आप लोगों ने। अच्छा, जिसका माइक अनम्यूट है काइंडली वो म्यूट कर दें। चलिए, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सबको? और मैंने जो आपको सिनेरियो बता दिया और इसमें आप लोग जो काम करेंगे, आप सबने यही काम करना था और यही काम करेंगे। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया, समराइज कर लिया, एनालाइज कर लिया उसको उसको फिर आपने प्रेजेंट कर लिया और इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, और 2 मिनट की प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे कि आपके पास जितना भी डेटा इन हैंड है उसको आप इस तरह से, ये आपकी टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों ने क्या किया, इसको टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया और इसमें मेरे ख्याल में 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर अंदर ये हो सकता है कि टोटल पेशेंट 2134 आए थे, उनमें से कंफर्म केसेस 813 थे। ठीक है, तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इसको इंटरप्रेट कर लिया कि पिछले क्वार्टर की निस्बत या पिछले महीने की निस्बत इस साल ये वाले केसेस ज्यादा हुए हैं, इसका मतलब है कि ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग टेबुलेटेड नहीं, अगर आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में करें तो आप लोग उसको इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी सकते हैं। 2134 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन एबीसी हॉस्पिटल, एनालिसिस ऑफ केसेस रिवील्ड दैट इतने पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप ये वाला ये वाला, ये आपने क्या किया, ये आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर दिया। इसके अलावा आपके पास जो तीसरी फॉर्म आती है डेटा रिप्रेजेंटेशन की, वो है आपके पास ग्राफ्स और चार्ट। राइट साइड पे आपके सामने जो सर्कल नजर आ रहा है इसको पाई चार्ट कहते हैं, हमेशा ये परसेंटेज को डिनोट करता है। ठीक है, तो नीचे आपने क्या कर लिया कि इसको आपने आपने कहा कि 50% पेशेंट्स इस एज से इस एज ग्रुप में थे, 4% पेशेंट इस एज ग्रुप में थे, 8% पेशेंट के साथ ये हुआ है, और सबसे नीचे में क्या है, ये आपका हिस्टोग्राम है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डेटा को प्रेजेंट कर लिया या रिप्रेजेंट कर लिया, शो कर लिया, दिखा दिया 3 फॉर्म्स में, और यही 3 फॉर्म होते हैं, टेबुलेटेड, डिस्क्रिप्टिव या फिर टेक्सचुअल, और या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया ना सबको? यस नो आप कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक छोटा सा सिनेरियो दिया हमने आपको और उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि डेटा के साथ हम करते क्या हैं। ठीक है, चले अब ये सिनेरियो इंशाल्लाह आप लोग के जहन में रहेगा। अब देखिए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा क्या है, टेबुलर फॉर्म में जो टेबल्स में हम करते हैं, टेबल्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और ग्राफिकल ग्राफ्स और चार्ट्स की शक्ल में। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। क्यों ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सिनेरियो में ये था कि आप हमें इसकी सेंसेस 2 मिनट में बता दें, बताने को कहते हैं प्रेजेंट करना। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पे, जो काम आप लोगों ने किया है। ठीक है, यह जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया, बेसिकली आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट किया है अपनी रियल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिस में, नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा से डेटा को आगे पीछे ऊपर नीचे उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको एनालाइज समराइज करेगा। ठीक है, और अगर हम इसकी क्लासिकल डेफिनेशन को देखें
ठीक है, तो जो जो काम आप लोगों ने किए हैं वो जहन में लेकर आए, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स की फिर डेफिनेशन को देखें, द आर्ट और साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, analyzing, presenting, and interpretation of the data is known as statistics. ठीक है, तो जो काम आप लोगों ने किया है वही असल में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को अपने रियल लाइफ में यूज किया है, यूटिलाइज किया है। स्टैटिस्टिक्स इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, ठीक है, इंतहाई आसान है। ठीक है, तो हम फिर डेफिनेशन को देख लेते हैं और आप अपने सिनेरियो को जहन में लेकर आए और जो काम आप लोगों ने किए हैं उसको जहन में लेकर आए। ठीक है, तो द आर्ट और साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन इज नॉन एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा एक और अच्छी सी डिफिनेशन इसमें ये आती है कि ये हमारे पास वो साइंस है, ठीक है, जो कि डील करती है वेरिएशन इन द डेटा में। वो इंफॉर्मेशन की सूरत में भी हो सकती है डेटा, वो फैक्ट की सूरत में हो सकती है। कैसे उसको डील करे? ऐसे इस सेंस में उसको डील करे ताकि उस डेटा से हमें रिलायबल रिजल्ट्स हासिल हो सके, तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चले अब यही स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, ठीक है, यही साइंस ऑफ डेटा अगर हम इसको यूटिलाइज करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, ठीक है, तो इसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम जहां पर काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, पेशेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इसके अलावा और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स, मेडिकेशंस, ठीक है, जो भी तैयार करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में जब हम स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि बायोस्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात करेंगे, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड। उसमें आम बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स, इश्यूज वगैरह डिस्कस होंगे। ठीक है, और एग्जांपल बायोस्टेट की आप लोगों के सामने एग्जांपल इन्होंने दी है, नंबर ऑफ न्यू पोलियो केसेस इन लास्ट 10 इयर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, पोलियो बीमारी है ना, पोलियोमाइलाइटिस, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स है। पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ कोविड-19 इन लास्ट 24 आवर्स, इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स ऑन हेमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, या एफिशिएंसी ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑन द पेशेंट्स हैविंग कोविड-19। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस जिनका इंसान की सेहत पे असर हो, वो सब के सब हम डिस्कस करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। चले, तो स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? चले, यस और नो या कह दें या लिखते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो हम रिपीट कर लेंगे। चले जी सर, क्लियर। वेरी गुड। तो जब बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, तो आप आगे ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को याद हो, जब मेरा आप लोग के साथ पहला इंटरेक्शन हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट, मेरा ख्याल बायोकेमिस्ट्री में हुआ था, तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, अल्लाह करे आप लोग को याद हो, उम्मीद है याद रहेगी। मैंने आप लोग को कहा था ना, जिंदगी में जो भी काम करे, काम करने से पहले 3 सवाल जरूर पूछे। ठीक है, अच्छा, ये मेरा वो वाला डायलॉग नहीं है जो तमिल मूवी है मैडम गीता रानी से, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये बात मेरी जहन में पहले आई थी, मूवी मैंने बाद में देखी, इवन अभी भी मैंने देखी है, लेकिन बस क्या करें, आइडियाज आते रहते हैं जहन में। ठीक है, वो 3 सवाल क्या करें कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो हम बायोस्टेट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वही सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोर्स के सेंस में। तो बायोस्टेट्स हम पढ़ रहे हैं, तो पहला सवाल हमारा अपने आप से ये होगा कि बायोस्टेट्स है क्या, बायोस्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। नंबर सेकंड, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, या नर्सिंग में या पोस्ट आरएन में मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं। आखिरी सवाल, बायोस्टेट पढ़ने से, समझने से मेरी लाइफ में, मेरी आने वाली जो जिंदगी है, इसमें क्या वैल्यू ऐड होगी।
आई होप कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चंस याद होंगे। और मैंने आपको बताया था ये सिर्फ पोस्टारिन में या फिर बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के साथ या बायोस्टेट के कोर्स के साथ आप लोग इसको टाई ना करें, बल्कि ये अपनी एक आदत बना लें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप लोगों में एक इंटेंसिटी, एक क्यूरोसिटी खुद ब खुद जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि इंसान वही काम करने में मजा आता है जो पर्पसफुल हो, जिसका आप लोग के सामने आउटपुट नजर आए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपने जहन में क्वेश्चन डाला है ना, तो इंसान के जहन में जब भी क्वेश्चन आता है वो तब तक क्यूरियस रहता है, तब तक स्ट्रगल, कोशिश, मेहनत करता रहता है जब तक उसको उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जिंदगी में जो भी आप लोग काम करें, जो भी करें, अपने जहन में वो 3 क्वेश्चन जरूर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बायोस्टेट, तो बायोस्टेट है क्या वो तो हमने सीख लिया, वो तो हमें एटलीस्ट डेफिनेशन तो हमें पता चल गई। उसके अलावा नर्सिंग में हम क्यों पढ़ रहे हैं या ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चलिए जी इसके जवाब ये सामने लिखे हुए हैं, टाइम टू टाइम ये हमें रियलाइज होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बायोस्टेट हमें इनेबल करता है कि हम नंबर्स के साथ कैसे डील करेंगे। क्यों? क्योंकि बायोस्टेट नॉलेज ही डेटा का है, नॉलेज ही नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स का है। ठीक है, जो कि बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, या बाय द एंड ऑफ द कोर्स एटलीस्ट हम इनेबल हो जाएंगे कि हम नंबर्स को डील कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट स्टडीज होती हैं, रिसर्च स्टडीज की तरफ इशारा है। ठीक है, उसके एविडेंसेस को असेस करने के लिए, आया ये कितनी ऑथेंटिक है, आया ये मेरे काम आती है या नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा पब्लिश्ड साइंटिफिक पेपर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया बायोस्टेट हम हमेशा पढ़ते हैं ताकि हम एक प्रोफिशिएंट, एक एफिशिएंट और एक एडवांस रिसर्चर हम बन सकें। ठीक है, रिसर्च को समझने के लिए, रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए बायोस्टेट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रिसर्च पेपर्स को समझने के लिए, इसके अलावा ये हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, वो ऐसे ऐड करेगा कि अगर हमारे पास बायोस्टेट का नॉलेज आ जाए तो हम ना सिर्फ रिसर्च को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि हम खुद रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जब कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम रिसर्चर बन सकते हैं। और आप लोग यकीन करें, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी डिसिप्लिन का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका जो मयार है वो कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, वो स्टेबल है, या इसका स्टैंडर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है कि उसमें कितना रिसर्च पे काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिसर्च क्या करता है, रिसर्च हमेशा उस डिसिप्लिन में, प्रोफेशन में न्यू नॉलेज ऐड करता है। जाहिर सी बात है वही फील्ड तरक्की करेगा जिसमें टाइम टू टाइम न्यू नॉलेज ऐड होता रहेगा, जो वक्त के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ अपडेट होता रहेगा। तो आप खुद सोचे कि जब आप रिसर्चर बनेंगे तो रिसर्चर बनना आपकी लाइफ में कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन है। क्योंकि रिसर्चर्स किसी भी प्रोफेशन में 1000 स्टूडेंट्स में से 2 या 3 रिसर्चर बनते हैं, बाकी टीचर्स, क्लिनिशियंस, ये काउंसलर्स, ये तो सब बन जाते हैं ना, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए टाइम के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये तो जनरल बातें थी। क्लियर है सबको? आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन भी शो हो रही है? कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं हो रही? मैसेज ही कर दे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। चले ठीक है, अभी तक आप लोग, चले एक मिनट, ये पॉपुलेशन और सैंपल और पैरामीटर स्टैटिस्टिक हम पढ़ ले, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अभी तक आप लोगों को कैसा लगा है। एनी हाउ, चलिए हम आते हैं पॉपुलेशन पे और सैंपल पे। ठीक है, क्योंकि सिंपली पॉपुलेशन क्या है, ये हमारे पास पूल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच अ स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ड्रॉन फॉर अ रिसर्च स्टडी है। ठीक है, हम रिसर्च के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए जो पूल ऑफ इंडिविजुअल होता है, हमारे पास जो जुमगट्टा होता है, जो लोग होते हैं, या जो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको एज अ होल कलेक्टिवली पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स या फिर फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं या जिसको हम मेजर करेंगे, या जिनके एट्रीब्यूट्स को, जिनकी खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर करेंगे, उसको एज अ होल पॉपुलेशन कहा जाता है स्टेट की जबान में। फॉर एग्जाम्पल, मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानी घरानों के, अब पाकिस्तान पूरे मुल्क के जो घराने हैं,
उनकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घराने हैं, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको पॉपुलेशन कहते हैं। ये हमारी रिसर्च की पॉपुलेशन होगी। नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में टीबी के जो मरीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रहा हूँ टीबी पे, ठीक है, किसी भी सेंस में, लेकिन टीबी के पेशेंट्स टीबी पे मैं कर रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तान में टीबी के जो पेशेंट्स होंगे वो मेरी पॉपुलेशन होगी। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूं कि इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट्स या जो पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनका लेंथ ऑफ स्टे कितना होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे में ये इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, इसको मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी कि जितने भी पेशेंट्स जिन्होंने विजिट किया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, तो जितने भी पेशेंट्स ने विजिट किया है वो सारे के सारे पेशेंट्स क्या है, वो मेरी पॉपुलेशन है। इसके अलावा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, तो जितने केसेस आए हैं मोर्टेलिटी के, जितने वफात पा चुके हैं, चाहे वो न्यूनेट्स हो चाहे वो मदर्स हो, वो सब के सब क्या है, वो मेरी पॉपुलेशन है। समझ आ गई पॉपुलेशन की। ठीक है, तो अब इसको डेफिनेशन को देखें, द सेट ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, ये इंडिविजुअल पूल ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड, पूल ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लोर करूंगा, असेस करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, एग्जामिन करूंगा, तो वो क्या होगी, वो मेरे पास पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब सैंपल किसे कहते हैं, सैंपल कहते हैं द सबसेट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन या रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, कि सैंपल क्या होता है, सैंपल ये होता है कि ये हमारे पास एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, जो कि पॉपुलेशन की जितनी भी एट्रीब्यूट्स या खुसूसियात होती है उसको वो प्रेजेंट करती है। ये तो आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या करते हैं, परफ्यूम मंगवाते हैं ना, परफ्यूम खरीदते हैं, ठीक है, तो परफ्यूम के साथ एक छोटा सैंपल लगा होता है, मौजूद होता है, या परफ्यूम तो छोड़े, वो तो रियल नॉर्मल लाइफ एग्जांपल है। जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टरान साहिबान, उनके पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको सैंपल दे देते हैं। वो सैंपल क्या होता है, वो 1000, 10,000, 1 लाख मेडिकेशन का एक उसका एक सैंपल होता है। उन 1,10,000 या जितने भी मेडिकेशंस है उनकी खुसूसियात उस सैंपल में पाई जाएगी। यही होता है ना। ठीक है, कि इसका जो रिजल्ट होगा, ये सिंपली मेरे पास जो 1 लाख मेडिकेशन है ये उसी का रिजल्ट है। समझ आ गया। सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, सैम्पलिंग हमेशा हम इसलिए करते हैं रिसर्च में, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को असेस करना, एक्सेस करना, उन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक रैंडम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं जो कि उस पॉपुलेशन का बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव होता है। रैंडम सैंपल के उस सैंपल को कहते हैं जिनमें हर इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्ट होने के लिए, स्टडी होने के लिए। ठीक है, उसको रैंडम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल की आप लोग के सामने एग्जांपल दी गई है। इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने मंथली इनकम पॉपुलेशन की में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि द मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी घराने हैं, अब उन सब की अगर हम निकालना शुरू कर दें, उनकी हाउस होल्ड इनकम निकालना शुरू कर दें, तो कम से कम अगर अकेले या एज अ टीम हम करें, हमें कम से कम 50 साल लग जाएंगे। तो हमारी पूरी उम्र सिर्फ ये देखने में गुजर जाएगी कि पाकिस्तान में जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम कितनी है। तो अच्छी बात क्या है कि हम पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से कुछ स्पेसिफिक लोग या घराने सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये सैंपल होगा। अब देखिए जिस तरह इन्होंने इतने एग्जांपल दिए हैं कि अ सर्वे ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स टेकन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू असेस देयर मंथली इनकम। तो क्या हो गया, ये सैंपल हो गया। ठीक है, और फिर इसकी जो फाइंडिंग्स आती है, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उसको हम जर्नलाइज करते हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे। क्यों, क्योंकि सैंपल ही बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पूरे पॉपुलेशन का। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर और स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। पॉपुलेशन के जो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है, उस पॉपुलेशन में हम देखना क्या चाहते हैं। ठीक है,
तो जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारे लिए पॉपुलेशन की, उसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए मंथली हम हाउस होल्ड देख रहे हैं ना, मंथली इनकम हम देख रहे हैं उस पॉपुलेशन का। ठीक है, तो एवरेज हम मंथली इनकम देख रहे हैं। अब ये एवरेज क्या है, हम एवरेज निकालना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर घराना एवरेज कितने पैसे कमाता है, एवरेज। ठीक है, औसतन कितने पैसे कमाता है। ठीक है, तो ये औसत क्या है, ये मेरे लिए फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मैं ये पॉपुलेशन की देखूं तो उसको फिर पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखना चाहते हैं, हम निस्बत देखते हैं, प्रोपोर्शन देखते हैं। ये प्रोपोर्शन इसको क्या कहते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं। इसके अलावा हम मीडियन देखते हैं, इसके अलावा हम मोड देखते हैं, इसके अलावा हम रेंज देखते हैं, वेरिएंस देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। इन सबको एज अ होल कलेक्टिवली एक टर्म कहा जाता है जिसको पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, एवरेज हाउस होल्ड साइज एंड परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स विद मॉडर्न सैनिटेशन एज रिपोर्टेड 1998 सेंसस ऑफ कराची। ठीक है, तो एवरेज और परसेंटेज इस पॉपुलेशन की, तो एवरेज और परसेंटेज ये है हमारे पैरामीटर्स। तो जब भी पी पैरामीटर पी पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको पैरामीटर कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट होते हैं सैंपल के, उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर लिया, मैंने सैंपल ले लिया, उस सैंपल का मैं अगर एवरेज देखूं, ठीक है, देखना चाहता हूं, प्रोपोर्शन देखना चाहता हूं, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टैटिस्टिक। क्या कहा जाता है, इसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। सिंपल यही एग्जांपल ऊपर को देखें और नीचे देखें, एवरेज हाउस होल्ड साइज एंड परसेंट ऑफ हाउस होल्ड इज रिपोर्टेड फ्रॉम अ सैंपल सर्वे ऑफ 6000 पूरे कराची पॉपुलेशन, उसकी एवरेज और उसका परसेंट ये कहलाएगा पैरामीटर। और 6000 हाउस होल्ड का हमने सैंपल ले लिया। अब इन 6000 के सैंपल का अगर हम एवरेज देख रहे हैं और परसेंटेज देख रहे हैं, तो ये एवरेज और परसेंटेज इसको कलेक्टिवली कहते हैं स्टैटिस्टिक। तो पी पैरामीटर, पी पॉपुलेशन, एस स्टैटिस्टिक, एस सैंपल। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जरा एग्जांपल देखते हैं। एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान, तो इसमें जो एवरेज है, ठीक है, ये मेरा फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है जो कि मैं पॉपुलेशन में देख रहा हूँ। तो एवरेज क्या है, पैरामीटर है। प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स इन कराची हु हैव एटलीस्ट वन स्पेशल चाइल्ड इन देयर रेजिडेंस। ठीक है, तो कराची के जितने सारे लोग, ये मेरी पॉपुलेशन है, उस हाउस होल्ड के में जो प्रोपोर्शन मौजूद है, जो निस्बत मौजूद है स्पेशल चाइल्ड एग्जिस्ट होने की, तो ये प्रोपोर्शन मेरा पैरामीटर है। इसके अलावा प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान में, प्रिवेलेंस देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एग्जिस्टिंग केसेस देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो ये प्रिवेलेंस क्या है, ये मेरी पैरामीटर है। अगर इनसे हम सैंपल ड्रॉ करें, उसका हम एवरेज देखें, प्रोपोर्शन देखें या प्रिवेलेंस देखें, ठीक है, सैंपल में, तो ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक। चले जी, क्लियर है यहां तक सबको, कोई इशू तो नहीं है? यस नो कहें, शाबाश। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, यस नो, ये एटलीस्ट मेरी आवाज आ रही है सबको? नो इशू, यस सर, ठीक है, जिंदाबाद। चले, वेरी गुड। चले एहसन सर हमें बताएंगे। एहसन सर, मेरे ख्याल में आप लोगों आपको स्टूडेंट्स ने या जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, कलीग वगैरह हैं, तो उन्होंने आपको बहुत डराया होगा कि भाई स्टेट भाई उसका तो नाम ही नहीं लेना, वो तो पागल कर देता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि रॉकेट साइंस है, जो कि समझने में कुछ ज्यादा ही हमें मसला पेश आ रहा हो? इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, आसान है, मुश्किल है, क्या? अभी तक हमने जो 30 मिनट बायोस्टेट पढ़ा। सर मुश्किल तो है, लेकिन जब आप साथ हैं पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सीख सके सर। एहसन सर ने वो डॉन का डायलॉग मार दिया कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलो, डॉन को तो पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन हमने उसका उलट कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हम इसको आसान से आसान तक बना सके, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बनाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लोग स्टेट का या बायोस्टैटिस्टिक्स का आप लोग नाम सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोशिश हम कंटिन्यूस रखेंगे इंशाल्लाह। चले, अगर हम क्लासिफाई करें स्टेटिस्टिक्स को तो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, दूसरे को कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम को देखें और उसका मतलब जानने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करने से निकला है, डिस्क्राइब मींस बयान करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, इन्फेरेंशियल निकला है इन्फेरेंसेस से, इन्फेरेंसेस मैंने कल आप लोगों को बताया था, नताइज अखज करना। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डेटा को बयान करते हैं, डेटा को एक्सप्लेन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो डिफिनेशन पढ़ी है स्टेटिस्टिक्स की, उससे आप इंटरप्रिटेशन निकाल लें और उससे आप ड्राइंग रिजल्ट्स निकाल लें, तो बाकी जो बचेगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है या वो क्लासिफिकेशन है या वो क्लास है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमने आगे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको प्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ये सारा जो स्टेप्स है वो परफॉर्म करने के बाद इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये होगा कि हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मस्ट है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है,